अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आहद अहमद और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे फॉर्मर डीजीआईएसआई फैज़ हमीद साहब को 14 साल बामुशक्कत सज़ा सुना दी गई है। आज डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज़ में ये स्टेटमेंट जारी की है कि उनके ऊपर 4 तरह के इल्ज़ामात थे जो कि साबित हुए हैं और उसके बाद ये फैसला हुआ है कि उनको 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। उन पर इल्ज़ामात क्या थे, पहले इन पर बात करते हैं। उन पर पहला इल्ज़ाम था कि उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की। उनके ऊपर दूसरा इल्ज़ाम था कि जी उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की जिससे रियासत को शदीद नुकसान पहुंचा। तीसरा इल्ज़ाम था उनके ऊपर कि उन्होंने मिस यूज़ ऑफ पावर किया और गवर्नमेंट के रिसोर्स को मिस यूज़ किया। चौथा इल्ज़ाम था जी उनके ऊपर कि सिटीजन्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक एक तवील कार्रवाई के बाद फैज़ हमीद को कसूरवार पाया गया। 11 दिसंबर को उनको 14 साल बामुशक्कत कैद सुना दी गई। इस दौरान फैज़ हमीद साहब के पास तमाम लीगल राइट्स अवेलेबल हैं। इनके पास अपनी मर्ज़ी के वकील और कहीं पे भी ये अपील कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो ये आर्मी चीफ को भी अपील कर सकते हैं और ये आर्मी चीफ के पास इख्तियार है कि ये उनकी सज़ा कम या मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाई कोर्ट के अंदर भी अपील कर सकते हैं और अगर हाई कोर्ट इनकी अपील रिजेक्ट कर देती है तो ये फेडरल कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अपील दायर कर सकते हैं। तो अभी भी इनके पास मुतलका फॉरम्स अवेलेबल हैं और ये राइट टू अपील रखते हैं। वैसे तो आर्मी एक्ट के सेक्शन 92 में किसी भी फौजी अफसर की रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम अगर साबित हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और आर्मी एक्ट के सेक्शन 31 के तहत फौजी अफसर या किसी भी एहलकार को बगावत पर उकसाने से मुतल्लक, जबकि सेक्शन 40 जो कि करप्शन और फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है, ये किसी भी टाइम रिटायरमेंट के बाद ये केस चल सकता है। इस पर कोई इम्यूनिटी नहीं है। अब आते हैं इस केस के ऊपर। नवंबर 2023 में टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोइज़ खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की जिसके तहत ये कहा गया कि 12 मई 2017 को फैज़ हमीद के ऑर्डर्स के ऊपर उनके घर और उनके ऑफिस पर छापा मारा गया। उस छापे के दौरान अफसरान ने उनके घर से नकद कैश और कीमती ज्वेलरी कॉन्फिस्केट कर ली। इस पिटीशन की समाअत उस वक्त के चीफ जस्टिस फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा था, जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह थे और जस्टिस अमीनुल-दीन थे। और इस बेंच ने हुक्म दिया था कि फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई जाए और मुतलका फोरम्स पर इस मामले को उठाया जाए। इंटरेस्टिंगली, इस केस के आर्गूमेंट्स के दौरान जब चीफ जस्टिस फैज़ ईसा ने इस केस के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए तो पता चला कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के हुक्म के ऊपर इन सब डॉक्यूमेंट्स को ज़ाया कर दिया गया था और उस वक्त एप्लीकेंट को कहा गया था कि आप मुतलका फॉरम से रुजू करें। और आखिरकार 2023 में इस बेंच ने ये फैसला किया कि इस केस को फर्दर टेकअप किया जाए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा गया और फर्दर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। और फिर एसपीआर ने बताया कि ये केस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए खोला गया सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हुकूमती वज़रा की तरफ से बड़े शदीद बयानात आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का पनामा पेपर्स में नाम नहीं था। सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू किया गया। अनवर जहीर जमाली के बाद साकिब निसार ने कोसा साहब को इंसाफ की सीट पर बिठाया तो उन्होंने कानून की बजाय अंग्रेजी नावलों के हवाले देना शुरू कर दिए। फैसले ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और वजारत उज़्मा से हटा दिया गया। लेकिन इस पे भी सुप्रीम कोर्ट और फैज़ बाजवा की तसल्ली ना हुई। जीआईटी बना के नैब के केस बनवाई गई और इजाज़त एहसन को केस का चौकीदार बनाया गया। नवाज शरीफ को 10 साल कैद सुनाई गई। फैज़ बाजवा का इमरान खान के इक़्तिदार में लाने का प्रोजेक्ट यहाँ ख़त्म ना हुआ। फिर बेटी कैद, भाई भतीजे सारा ख़ानदान कैद। इमरान खान को महफूज करने के लिए नवाज शरीफ और ख़ानदान को एलिमिनेट करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ हुआ। इमरान खान को फैज़ और बाजवा की सपोर्ट मैसर थी। मईशत, दिफा और कौमी शनाख्त सब जवाल पजीर हुए। इमरान खान को सैल्वेज करने के लिए 9 मई बर्पा किया गया। वो वारदात फैज़ और इमरान का जॉइंट वेंचर थी जो कोलैप्स कर गई। कोशिश आज भी जारी है। तालिबान की पुष्ट मनाही भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पे दम तोड़ती साजिशों के ताने बाने हैं। इसी सूरत हाल के ऊपर अता तारड़ का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हक और सच की फतह है। पाक फौज का दाखिली निज़ाम बहुत मजबूत है। इसका एहतसाबी ढांचा कानूनी बुनियादों पर इंतहाई मजबूत तरीके से काम करता है। ये पूरा मुकदमा 15 माह तक जारी रहा। तवील अरसे तक शवाहिद और सबूत पेश किए जाते रहे। गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए और कानून के मुताबिक एक तारीखी फैसला सामने आया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, अपने ओहदे को लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत इस्तेमाल करना और सियासत में मुलव्वस होकर इंतशार फैलाना, ये तमाम चीज़ें साबित हुई। रेड लाइन्स सियासी तौर पर अबूर की गईं, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। रिटायरमेंट के बाद जब उन पर पाबंदी थी कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, इसी दौरान वो तरीके इंसाफ के सियासी मशीर बने। और इसी पर सेनेटर फैसल वार्डर जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा कि जैसा मैंने कहा था और उस वक्त कहा था जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था और आज वही हुआ। 14 साल कैद ये इब्तदा है।
अभी तो फैज हमीद अपने ट्रायल में 9 मई के शवाहिद और गवाही खान साहब, जादूगर और दीगर के खिलाफ दे रहे हैं। इससे फैज हमीद की सजा में कमी नहीं होगी। याद रहे, फैज हमीद की 14 साल सजा सिर्फ एक केस 4 इल्जामात में है। 9 मई समेत बाकी केसेस का ट्रायल अभी चल रहा है। 9 मई से एक साल पहले मुझे पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि मैं इसी चीज से उनको रोक रहा था कि 9 मई के रास्ते पर ना जाएं। इससे वापसी नहीं होगी। याद रहे कि 9 मई में मुलव्वस पीटीआई के लोग जो साइट पर हैं वो जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने कलम का इस्तेमाल किया, इस्तीफा देने के बावजूद नहीं बचेंगे, समेत उनके जो आज भी सियासत को इसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। कौम अपने शहीदों की जीती हुई फौज के सिपहसालार आसिम मुनीर साहब को जी जान से प्यार करती है। इसकी वजह यह भी है कि जो 75 साल में नहीं हुआ वो इंसाफ की बुनियाद पर सिपहसालार ने अपने ही इदारे से रख दी है और बता दिया है कि पाकिस्तान से बड़ा ना कोई जनरल है, ना कोई जज है, ना कोई सियासी लीडर, बल्कि सबसे पाकिस्तान है। मैंने जैसे कहा था, पाकिस्तान के खिलाफ मरने माने गालम गलोच और दुश्मनों को बयानियां चलाने वालों को 1 इंच की भी गुंजाइश नहीं दी जाएगी और अब इन्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा। कानूनी तौर पर और बर्बरियत से मुल्क दुश्मन अनासिर को उनके इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसी हवाले से सीएम केपी के सुहेल अफरीदी, जो कि अडयाला जेल के बाहर आज आए थे, उन्होंने इस पर बयान दिया। जब उनसे सवाल किया गया कि फैज हमीद के बारे में, तो उन्होंने कहा कि फैज हमीद एक अदारे का मुलाजिम था, उसको अगर किसी बात पर सजा दी गई है तो इस अदारे का अंदरूनी मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। सियासी मामले पर बात होगी तो भरपूर जवाब देंगे। शहबाज शरीफ की पुरानी तकारीर उठाकर देख लें, वो कहता था अगर फौज की 30% सपोर्ट मिल जाए तो पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा। शहबाज शरीफ को इस वक्त 100% सपोर्ट मिल रही है। वो इसके लिए गाली भी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, गोली भी चला रहे हैं। इससे ज्यादा क्या सपोर्ट मिलेगी? इतनी सपोर्ट के बावजूद मुल्क का ये हाल है कि नौजवान पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। सरमायादार जिसने यहाँ फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, वो फैक्ट्रियां छोड़कर जा रहे हैं।